हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं 67th बीपीएससी स्पेशल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। और आज हम डिटेल में प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनका की इत्तेफाक पॉलिटी सब्जेक्ट से है। यहाँ पर आपको अपने तैयारी का भी आइडिया लगेगा और आप यहाँ पर समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच लेना है और हमारी तैयारी का क्या अप्रोच रहना चाहिए, कहाँ पर कितना इफर्ट लगाने का जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपके सामने ये रहा पहला सवाल और ये जो सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू एक्सेप्ट एज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं तो वहां पर एक वर्ड सुनाई देता है, लिखा हुआ दिखता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि उचित प्रतिबंध। यानी कि यहां पर कुछ आपको देखने को मिलता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इवन जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि महाराष्ट्र मुंबई का जो हाई कोर्ट है, उसका वर्डिक्ट था कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए समाज के किसी खास तबके के मोबिलिटी को रोका जा सकता है। तो यहां पर क्या देखते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो गए। अब सवाल जो है काफी आसान हो गया है यहां पर आपके लिए। अब यहां पर ऑप्शंस हैं कि ये इसका संदर्भ किससे है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध, या लिमिटेशंस जो इंपोज किए गए हैं पर्सन्स के राइट्स पर, या फिर रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के पावर पर, या रिस्ट्रिक्शंस बाय जुडिशियरी ऑन एग्जीक्यूटिव यानी कि न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका पर जो बंदिशें लगाई गई, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या होना चाहिए सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों पर लगाई गई सीमाएं जो हैं ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहलाती हैं। ओके, और देखिए जो हमें फ्रीडम गारंटी की गई है आर्टिकल 19(1) और उसका जो क्लॉज 2 है उसके तहत, और यहां पर जो सोशल कंट्रोल है यानी कि आपकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी है और जो सोशल एक सोसाइटी एज ए होल की जो लिबर्टी है, यहां पर कन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है कि आपके इंडिविजुअल लिबर्टी के चक्कर में कोई दूसरा व्यक्ति आहत ना हो। यानी अगर किसी व्यक्ति को आजादी दी जाए कि वो बाहर निकल के कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में, तो हो सकता है वो सामने वाले को आहत पहुंचा दे, डिफेम कर दे। तो इसी वजह से यहां पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जो फ्रीडम हमें मिले हुए हैं, जो इनुमरेट किए गए हैं आर्टिकल 19(1) में, तो ये बेसिक राइट्स हैं जो कि नेचुरल राइट्स भी कहलाते हैं, और ये बहुत जरूरी है किसी भी हेल्दी सोसाइटी में लोगों के सर्वाइवल के लिए। लेकिन कोई भी इसमें जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है और अनकंट्रोल्ड नहीं है, ये भी बात जानकारी में होनी चाहिए। और यहां पर कुछ जो कानून है इनका जिक्र जो है क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक हमें मिलता है। क्लॉज 2 से क्लॉज 6 जो है आर्टिकल 19 का रिकॉग्नाइज करता है द राइट्स ऑफ द स्टेट टू मेक लॉ पुटिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य या देश की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर कानून बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। तो ये सब कुछ हो गया, यहां पर सारे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A motion containing the charges against the judge must be approved by, यानी कि अगर किसी जज पर, न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं और आरोपों वाला एक प्रस्ताव जो है अगर उसको पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसके रिगार्डिंग जो उसका अप्रूवल है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है, कि क्या ये सिंपल मेजोरिटी से होगा दोनों सदनों के, या सिंपल मेजोरिटी राज्यसभा में और स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा में, या सिंपल मेजोरिटी लोकसभा और स्पेशल मेजोरिटी राज्यसभा, या स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदनों में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी। और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये रिमूव किए जाते हैं और अपॉइंट भी किए जाते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से।
और यहां पर आपको एक एक्ट याद करना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए। एक्ट जो है जजेज इंक्वायरी एक्ट, और ये कब की है तो 1968 की जजेज इंक्वायरी एक्ट है, जो कि रेगुलेट करती है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, जो कि मतलब फोर्स में लाया जाएगा जब बात आएगी रिमूवल ऑफ अ जज की, सुप्रीम कोर्ट की जज की। और ये जो प्रोसेस यहां पर फॉलो किया जाएगा उसको इम्पीचमेंट कहते हैं बेसिकली। और ये प्रोसेस क्या होता है कि पहले एक रिमूवल मोशन लाया जाए सदन में, अगर लोकसभा में लाया जाए तो वहां पर 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, और यदि राज्यसभा में इस रिमूवल मोशन को लाया जाता है, इंपीचमेंट कहना यहां पे सही वर्ड नहीं होगा, तो इसके लिए 50 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद स्पीकर या चेयरपर्सन पर यह है कि या तो एडमिट कर सकते हैं या भी रिजेक्ट कर देंगे, उस मोशन को रिफ्यूज कर सकते हैं। इन केस एडमिट होता है तो स्पीकर यहां पर 3 मेंबर की एक कमिटी बनाते हैं जो इन्वेस्टिगेट करता है कुछ चार्जेस जो एलिगेशंस लगाए गए हैं जज के खिलाफ। और ये जो 3 मेंबर्स होते हैं उसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं या मोस्ट सीनियर जो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और यहां पर एक प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं। ये तीनों व्यक्ति मिलके उन चार्जेस के बारे में ध्यान लेंगे, संज्ञान लेंगे कि कितने हद तक ये जो भी एलिगेशंस हैं सही हैं गलत हैं। और इसके बाद जो कमिटी है ये अगर जज को गिल्टी पाती है कि हाँ ये गलत हैं, इन्हें ये या तो यहाँ पर इनमें इनकैपेसिटी है, और इसके बाद अगर कमिटी सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट, तो इसके बाद क्या होगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब दोनों सदनों से यहां पर जो स्पेशल मेजॉरिटी है उससे उसको पास होना पड़ेगा, और जो मोशन है पास अगर हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा रिमूवल के लिए, और अंत में अगर प्रेसिडेंट जो है पास कर देते हैं तो जो ये ऑर्डर है तो जज रिमूव कर दिए जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, और हाल फिलहाल में ये न्यूज में भी रहा था कुछ दिन पहले। अब आ जाते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि इसमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि पहले स्पीकर रहे हैं बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये एक आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। यहां पर 4 नाम दिए गए हैं और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हरिनाथ मिश्र, शिवचंद्र झा, राम नारायण मंडल या रामदयालु सिंह, और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 1937 में रामदयालु सिंह बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर बने थे। तो 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। और ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी कमिटी है जो नहीं रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से, यानी कि चुनावी सुधारों से नहीं इत्तेफाक रखने वाली कमिटी का नाम बताना है। वांगचू समिति या कमिटी, दिनेश गोस्वामी कमिटी, वोहरा कमिटी, के संथानम कमिटी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहां दिए गए ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों के तीनों इलेक्टोरल रिफॉर्म से कनेक्शन रखते हैं। इनका मतलब है यहां नॉट पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, के संथानम कमिटी। और ये जो कमिटी है ये रिलेटेड है टू द स्टडी ऑफ पंचायती राज फाइनेंस। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, यहां कई तरीके की बात की जाती है। जो कोर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, कितना फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है, मताधिकार किन लोगों को मिला हुआ है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म से जब रिलेटेड कमिटीज की बात आएगी तो वहां पे तारकुंडे कमिटी, जेपी कमिटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी या वांगचू कमेटी, वोहरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप मेंस के लिए आंसर तैयार करेंगे पेपर 2 में। वहां पर भी ये सवाल आता है, कई बार आया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म से या फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछा गया है, तो वहां पर ये सारे नाम आपको वहां ऐड करने होंगे। ये एक एडेड एडवांटेज देता है आपके आंसर को। तो अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और यहां पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनके तहत इसमें से कौन सा प्रदत्त नहीं है।
टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, या राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रेन अबव द एज ऑफ 6 ईयर्स, या प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, या फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन डी की ही बात कर लेते हैं। आर्टिकल 40 में इसका जिक्र है, और ये तो बीपीएससी पिछले 1-1.5 वर्ष में पूछ चुका है एक बार कि इसमें से पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा डीपीएसपी का आर्टिकल है। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। और जो पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी डीपीएसपी से है, लिकर अल्कोहलिक बैन। ये तो गांधी जी का आइडिया था कि गाय वगैरह के स्लॉटरिंग को रोका जाए, पंचायती राज को प्रमोट किया जाए, लिकर इंटॉक्सिकेंट्स के यूज को रोका जाए। लेकिन यहाँ पर राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स ये डीपीएसपी में है, और 6 से 14 की जो बात होती है तो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। तो यहाँ नॉट प्रोवाइडेड अंडर पूछा गया है डीपीएसपी, तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। और डीपीएसपी के बारे में अभी क्या जानकारी हो जानी चाहिए कि हमारे संविधान के पार्ट 4 में इनका जिक्र है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा क्या कहा गया था कि ये नोवेल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये जस्टिसेबल नहीं है फंडामेंटल राइट्स की तरह। इसके अगर कहीं इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और जो फ्रेज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो ये कहां से हमने डेराइव किया है, किस देश के संविधान से, ये आपको बताना है। और यहाँ पर कुछ गोल्स हैं, इनके माध्यम से हम अचीव कर सकते हैं, जैसे कि लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर स्टेट हमारा हो, कल्याणकारी राज्य बने, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो समय के साथ बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डीपीएसपी के बारे में, और इसको कई बार सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इस तरीके के शब्दों से इसको डेजिग्नेट करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अपॉइंटमेंट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं या मेंबर्स, उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होती है, लेकिन जो रिमूवल का प्रोसेस है या वो कौन से व्यक्ति हैं जो रिमूव कर सकते हैं, वो गवर्नर नहीं होते हैं। ये व्यक्ति बस रिमूव किए जा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स दोनों के लिए ये बात लागू होती है। हमारे संविधान में इसका जिक्र है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड, और उसी मैनर में जैसे कि वो चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं यूपीएससी के। और यहाँ पर आर्टिकल 312 बहुत इंपॉर्टेंट है। 312 जब सिविल सर्विसेज की बात हो तो ये आर्टिकल याद रहना चाहिए। यहाँ पर पार्लियामेंट को इंटाइटल किया गया है कि वो क्रिएट कर सकते हैं एक या एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विसेज, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड है। ये अच्छे से आप समझ लें। और जो रिक्रूटमेंट है इन सर्विसेज की 312 आर्टिकल में जो बात की जा रही है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो स्टेट लेवल पर है तो ये रिक्रूटमेंट जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब एक से अधिक राज्य इस तरीके से साथ में रिक्रूटमेंट करना चाहें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अगर हमें विशेष जानकारी चाहिए तो आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 पार्ट 14 है हमारे संविधान का, वहां पर इन सब चीजों का जिक्र मिलेगा। और आर्टिकल 317 जो है उसमें मेंशन है कि किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है मेंबर्स ऑफ बोथ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अब रिमूवल का जो प्रोसेस है आप देखते हैं कि वो कुछ ग्राउंड्स पर हैं। अगर देखते हैं कि वो दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या अपने जो टर्म है उस दौरान वो पेड एम्प्लॉयमेंट में कहीं पर इन्वॉल्व हैं, जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं उसके आउटसाइड, या राष्ट्रपति के ओपिनियन में अगर वो अनफिट हैं अपने ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए, तो इन ग्राउंड्स पर उनको रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7,
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज रिकमेंडेड बाय व्हिच कमिटी या कमीशन। यानी यहां पर बात हो रही है कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, वो पूरी कहानी आप जान रहे हैं। वर्ष 1953 की बात है और बहुत ज्यादा तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन में स्टेटहुड की डिमांड बढ़ रही थी। 1950 में ये डिमांड बहुत तेज हो गई थी आजादी के कुछ वर्ष बाद, और वहां पर एक बहुत बड़े गांधीयन थे जिनका नाम है पोटी श्रीमल्लू, और ये भूख हड़ताल पर चले जाते हैं स्टेटहुड की डिमांड में और बहुत दिन तक फास्ट पर रहते हैं, और 56th डे यानी 56वें दिन उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो डिमांड है वो काफी उग्र हो जाता है, वाइड स्प्रेड वायलेंस होने लगते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और इसी को देखते हुए सबसे पहले फॉरेन 1953 में आंध्र प्रदेश को स्टेटहुड दे दिया जाता है लैंग्वेज के बेसिस पर। लेकिन सरकार का ये अब सोचना था कि क्या और भी जगहों पर हम इस तरीके के कंसीडरेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। इसी को लेकर फजल अली कमीशन बनाई जाती है, और उनका कहना था कि लैंग्वेज एक ब्रॉड क्राइटेरिया हो सकता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट किए थे कि वन लैंग्वेज वन स्टेट पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास तो कितने मतलब 1000 के करीब स्टेट्स बन जाते अगर एक राज्य और एक भाषा या उससे भी कहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और बाद में देखते हैं जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बढ़ जाता है गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन और मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन पर, और फिर आगे चल के वो पूरा जो कहानी है आप जान रहे हैं। अगर क्रोनोलॉजी समझना चाहें तो 1956 के बाद अब क्या होता है, 1960 में बॉम्बे स्प्लिट होता है, 1963 में नागालैंड बनता है आसाम से टूट के, 1966 में हरियाणा हिमाचल प्रदेश जो कार्व आउट होते हैं पंजाब के स्टेट से, 1972 में मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा बनते हैं आसाम से अलग होके, स्टेटहुड मिलता है सिक्किम को, और पहले उसको सेमी स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, बाद में स्टेटहुड मिल जाती है। 1987 में गोवा बनता है, सन 2000 में 3 राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और फिर तेलंगाना जो है लेटेस्ट एडिशन हो गया 29वें राज्य के रूप में 2014 में। और सबसे अगर रिसेंट चेंज कहा जाए तो जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2 यूनियन टेरिटरीज में, या जो मर्जर हुआ दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली। तो ये पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है, क्रोनोलॉजी है, एक बार दिमाग में रहेगा तो इस तरीके के कोई भी सवाल आएंगे तो वहां आप उलझ नहीं पाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटी। हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, संसद या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हमारा संविधान, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सोच के आपको जवाब देना है, और इसका बहुत आसान सा जवाब है, हमारे बेसिक फीचर में से एक सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारे यहाँ सुप्रीम जो है वो संविधान है। जैसे कि यहाँ पर जो भी कुछ होता है वो संविधान के हिसाब से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम ऑथोरिटी है इंडियन पॉलिटी का। इसका मतलब है कि कोई भी लॉ जो है या एक्शन जो है वो वायलेट नहीं कर सकता है हमारे संविधान को। और इन चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ चेक एंड बैलेंस अप्रोच बना हुआ है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है जो इसको एग्जामिन करती है, समय समय पर वैलिडिटी बताती है कि जो लॉ बनाए गए हैं क्या वो हमारे संविधान के हिसाब से तर्कसंगत हैं। और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अनडिस्प्यूटेड है और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और जो मिनर्वा मिल का जो मामला था, यानी मिनर्वा मिल वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि पीपल ऑफ द कंट्री, जो ये ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सारे बाउंडेड हैं हमारे संविधान के द्वारा, उससे बंधे हुए हैं, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है इस बात को। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक फीचर है, ये हम समझ गए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन, थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन, कि जो इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो मद्रास है। एक तो यही सवाल हो सकता था कि कौन है, तो मद्रास है, ठीक है। तो ये कब सेटअप हुआ था? 1767, 1687, 1667, 1678, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1687। 1687 में जो कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास है इसको एस्टेब्लिश किया गया था रॉयल चार्टर से, जो कि किंग जेम्स II के द्वारा इशू किया गया था दिसंबर 1687 में। और इस तरीके से ये सेकंड ओल्डेस्ट सिटी हो गया जिसके पास कॉरपोरेशन था दुनिया का, अगर लंदन के बाहर की बात करें, यानी दुनिया का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस तरीके का जो था वो लंदन, दूसरे नंबर पर मद्रास। और अगर कॉमनवेल्थ स्टेट्स में बात करें एक्सेप्ट ग्रेट ब्रिटेन तो वो मद्रास पहला इस तरीके का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया का, कॉमनवेल्थ स्टेट्स का भी, ये भी बात याद रख सकते हैं। और इसमें एक जो हेड होते हैं मेयर कहे जाते हैं, और वो पूरी स्ट्रक्चर है जो इंडिया में फॉलो की जाती है, और ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिक भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर इन द लोकसभा? प्रोटेम स्पीकर का एक बहुत बड़ा रोल है, और यहां पर हम देखते हैं कि जो सीनियर मोस्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनको जनरली अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और फिर जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो स्वेयर इन कराते हैं, और ओथ टेकिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है नए इलेक्टेड मेंबर्स के लिए वो उन्हीं के द्वारा कराया जाता है, और इसके बाद ही इलेक्शंस वगैरह होते हैं और स्पीकर चुने जाते हैं। तो ये प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आने वाले वीरेंद्र कुमार हैं वो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। इनका बहुत छोटा टर्म होता है प्रोटेम स्पीकर का, तब तक का टर्म होता है जब तक कि एक स्पीकर ना चुन लिए जाए, और प्रोटेम स्पीकर नाम से बहुत अच्छा से क्लियर हो पा रहा है। प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, अगर राज्यों में बात करें तो गवर्नर के द्वारा। और ड्यूटी जो हो गई वो हमने देख ही लिया कि वो वोट कंडक्ट कराते हैं स्पीकर के लिए और डेप्यूटी स्पीकर के लिए। जो इलेक्शन होता है नए स्पीकर का, तो जब तक वो अपने ऑफिस में नहीं चले जाते हैं तब तक इन्हीं की ऑफिस है वो एग्जिस्ट करती है। और फ्लोर टेस्ट भी जो पहली बार होता है वो भी करने का काम प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर, यानी एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो कितने महीनों तक इस तरीके से मंत्री बना रह सकता है, या इवन प्रधानमंत्री। जैसे इंडिया में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है कुछ निश्चित समय काल तक बिना मेंबर हुए भी सदन का, ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। वहां पर मंत्री बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेंबर होना अनिवार्य है। हमारे यहाँ ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पर 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को चुन के पार्लियामेंट में आ जाना होगा, या स्टेट्स में अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में, अन्यथा उनका जो ऑफिस है वो खत्म माना जाएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ्स। और इसका जिक्र है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 जो हमारे संविधान का है वो मेंशन करता है अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। और ऐसे मामले स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मुखिया होते हैं पार्टी के वो पहले चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर वो कई बार बैकडोर एंट्री लेने का कोशिश करते हैं। ऐसा आए दिन आपको न्यूज़पेपर में सुनने को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारे संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। और इसको कहां पर दर्जा मिला हुआ है, कहां पोजीशन मिला हुआ है? फंडामेंटल राइट्स में, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी, आर्टिकल 39 और डी, आर्टिकल 39 का डी, वहां पर इसका जिक्र है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी आप वहां पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं मेन और वीमेन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
समन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जहां पर दोनों सदन हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में है या उन राज्यों में जहां पर कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उन जगहों पर प्रोविजंस हो सकते हैं ज्वाइंट सीटिंग के कि सारे सदस्य साथ में बैठे। यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। तो समन किसके द्वारा ये बैठक जो है बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा या लोकसभा के स्पीकर के द्वारा या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा या कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इस यहां पर बुलाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा समन किया जाता है। ज्वाइंट सीटिंग की जो बात है, ज्वाइंट सेशन की बात हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। और इन केस कोई डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है, कोई गतिरोध बन जाता है किसी बिल को लेकर, तो वहां पर इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है ज्वाइंट सीटिंग का, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा समन किया जाता है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसके इस मतलब कि वो उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, किसके द्वारा वो हेड की जाती है? तो इसका सही जवाब है कि वो स्पीकर के द्वारा हेड किया जाएगा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। इन केस वो एब्सेंट हैं, नहीं मौजूद हैं, तो लोकसभा के ही डेप्यूटी स्पीकर को यह काम दिया जाता है। इन केस वो भी एब्सेंट हैं तो प्रेसाइड किया जाता है वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। लेकिन यहां पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रिसाइड नहीं करते हैं किसी भी सरकमस्टांस में। और जो यहां पर मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, एमपी यानी दोनों सदनों में से किसी के हो सकते हैं, तो वो साथ में बैठते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। हालांकि यहां पर देखा जाता है कि लोकसभा अपनी बात मनवा लेता है संख्या बल के बदौलत, और इसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में एक बार होता है। आर्टिकल 108 जो है हमारे संविधान का, वहां पर ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है, लेकिन यहां पर कुछ शर्त हैं कि इन्हीं खास सरकमस्टांस में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। इन केस अगर कोई बिल है और वो दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर देता है, या जो हाउस है वो अग्री नहीं होता है अमेंडमेंट्स जो हैं किए गए उस बिल में, या फिर 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है उस बिल को रिसीव हुए उस हाउस में और उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, तो इन सरकमस्टांसेज में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए या मनी बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। और इतना इंफॉर्मेशन काफी है, हम आगे चलते हैं। सही जवाब था इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज वॉज, या यहां पर मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, ऑप्शन ही है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज वॉज या वेयर एडेड इन द 8th शेड्यूल थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट। अब 8वीं अनुसूची जो हमारे संविधान का, वहां पर लैंग्वेजेज की बात की गई है। अभी के लिए हमारे पास 22 लैंग्वेजेज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं संविधान के द्वारा। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि 52वीं संविधान संशोधन से किस भाषा को ऐड किया गया? डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक। अब समझने वाली बात है, यहां पर जो डोगरी भाषा है, जो यहां पे मैथिली भाषा है, जो यहां पे संथाली भाषा है, और इसके अलावा जो बोडो भाषा है, इन लैंग्वेजेज को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। जबकि ये जो कोंकणी भाषा है यानी गोवा और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है कोंकण के क्षेत्र में, वो ऐड की गई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट से। जो हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट है ये सन 2003 का है, और 71वां जो है ये वर्ष 1992 का है। वैसे भी 71, 72, 73 आप समझ सकते हैं कि 73, 74 जो है पंचायती राज के लिए है, तो उसी के इर्द गिर्द के टाइम में होगा। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के रिपब्लिक का, पार्ट जो हमारे संविधान का है 17, वहां पर जिक्र है पार्ट 8 में, मतलब कहने की शेड्यूल 8 है, और आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 के बीच में भाषाओं के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 351 जो है वहां पर बात की गई है स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिए। यहां पर कई तरीके के कन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं, खैर वो अलग बात है, पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं जाना है।
ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल अभी 22 लैंग्वेजेज हैं हमारे पास, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, ये सब पूरा। और शुरू में जब हमारा संविधान बना तो 14 लैंग्वेज थे। इसके बाद क्या देखते हैं कि जो सिंधी भाषा है उसको 21वीं संविधान संशोधन से ऐड कर दिया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट से, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में, ये कहां से अडॉप्ट किया गया है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारे संविधान का आर्टिकल 131 से लेके 136 तक बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के कैपेसिटी को, यानी कि अगर राज्यों के द्वारा या यूनियन के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसको रिव्यू किया जाए कि क्या वो हमारे संविधान के पटल पर सही उतर रहा है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहां से हमने डिराइव किया? तो ये किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। ज्यादातर जो जुडिशियल फंक्शंस हैं हमने यूएसए से ही डिराइव किया है, वहां के संविधान से डिराइव किया गया है। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटहुड पर पहले भी सवाल था, वो लैंग्वेज के लिए था। यहां पर है कि सिक्किम जो है वो हमारा स्टेट बन जाता है किस अमेंडमेंट एक्ट से? 30th यानी 30वां या 32वां, 36वां, 42वां या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है सन 1975 में, फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है। और ये काफी लंबी प्रक्रिया है। जो सिक्किम है वो एक किंगडम हुआ करता था, हिमालय के गोद में प्यारा सा स्टेट हुआ करता था, और बाद में हम देखते हैं कि एक 1950 में ट्रीटी होता है इंडिया और सिक्किम के बीच में, जहां पर सिक्किम को स्टेटस दिया गया इंडियन प्रोटेक्टोरेट का। आगे चल के इसी तरीके से नेहरू जी के टाइम में सब कुछ चल रहा था, और फिर सिक्किम इंडिया के सुजर्निटी में आ जाता है। उसके जो कुछ अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर डिफेंस, डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन, ये सब इंडिया कंट्रोल करता है। वहां पर पॉपुलर डिमांड्स होते हैं, लोग वहां के राजा को नकार देते हैं और वहां पॉपुलर डिमांड्स होने लगते हैं कि हमें इंडिया में शामिल होना है। तो कुछ दिन तक सेमी स्टेट का स्टेटस मिलता है और फाइनली 16 मई 1975 को हमारा वो 22वां राज्य बन जाता है। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी 36th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज इट्स जुरिस्डिक्शन अप टू मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तक है? इलाहाबाद, केरल, कलकत्ता, गुजरात या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखेंगे हम कलकत्ता के हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन को, केरला के हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन को। तो केरला का हाईकोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो केरला तक नहीं केवल कन्फाइन है, बल्कि जो यूनियन टेरिटरी हमारे लक्षद्वीप उसको भी देखता है। इसी तरीके से जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में क्या कुछ आता है? तो पूरा वेस्ट बंगाल का रीजन आता है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं। तो ये दोनों हाईकोर्ट्स हो गए। इसके अलावा जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, गुवाहाटी, मद्रास, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, तो इनका जुरिस्डिक्शन जो है वो फैला हुआ है एक राज्य या एक यूनियन टेरिटरी से अधिक में। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टेबल्ड, कहां पर टेबल किया जा सकता है बताना है। यानी भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जा सकता है, कहां पर? केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में या लोकसभा या राज्यसभा में, या फिर ज्वाइंट सीटिंग जब होगी लोकसभा या राज्यसभा की। अभी जब ज्वाइंट सीटिंग की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि ज्वाइंट सीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए नहीं होता है, तो डी तो होने से रहा। केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा में नहीं, आइदर हाउस में यह टेबल किया जा सकता है। तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। संविधान का आर्टिकल 368, अगर पार्ट पूछे तो पार्ट 20,
यहां पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और यहां पर पूरा प्रोसेस बताया गया है। जो बात होती है कि यहां पर स्पेशल मेजोरिटी कब होनी चाहिए, कब यहां पर आधे राज्यों का भी सहमति होना चाहिए, सब कुछ यहां पर बात किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर्ड टू, यानी यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उससे संबंधित जो मामला होगा उसका निपटारा कहां होगा? भारत के अटॉर्नी जनरल के पास, या पार्लियामेंट द्वारा किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आर्टिकल 71 जो है हमारे संविधान का, उसमें कहा गया है कि जो भी डाउट्स होंगे या जो भी डिस्प्यूट्स होंगे अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, तो उसका जो इंक्वायरी होगा, उसका जो निपटारा होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। और आज के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। द पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ, कि किन किन ग्राउंड्स पर पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है? आर्म रिवोल्ट, फॉरेन अटैक, वॉर, मास प्रोटेस्ट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो जब नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है तो आर्टिकल 352 याद आ जाना चाहिए। यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, और यह किया जा सकता है आर्म रिवोल्ट के आधार पे, फॉरेन अटैक पर, वॉर के आधार पर, लेकिन मास प्रोटेस्ट के आधार पर नहीं। यहां पर हमारे संविधान में कुछ चेंज भी किए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट से। उसके पहले जो एक यहां पर बात किया गया था कि अगर इंटरनल रिबेलियन होता है तो उसके बेसिस पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन उस प्रोविजन को हटा दिया गया था। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहां पर 1, 2, 3 तीनों कंडीशंस पर नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल हमने 20 क्वेश्चंस को डिटेल में देखा, पॉलिटी के क्वेश्चंस को, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।